हेलो सभी को। आज हम एक ऐसी हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन की गहराई में उतरेंगे जिसने पिछले कुछ दिनों में पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है एक बेहद रेयर और ड्रामेटिक मोमेंट से। हुआ ये कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक लोकल डेथ इन्वेस्टिगेशन का सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया। सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत एक स्थानीय मामले में खुद से आकर दखल दे रही है। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है ना। अब इस मुद्दे की गंभीरता को समझने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी का ये स्टेटमेंट देखिए। उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली कहा था कि अदालत को इस त्रासदी के आसपास बनाए जा रहे पब्लिक नैरेटिव से, यानी जो मीडिया में लगातार बयानबाजी हो रही है, उससे काफी पीड़ा हुई है। उनका सीधा सा आग्रह था कि चीजों को कानून और प्रक्रिया के अनुसार ही आगे बढ़ने दिया जाए। ये क्लियरली दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक फेयर इन्वेस्टिगेशन सुनिश्चित करने के लिए कितनी चिंतित है। तो इस कॉम्प्लेक्स और दर्दनाक घटना को बिल्कुल क्लियर तरीके से समझने के लिए हमारा आज का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। पहले सुप्रीम कोर्ट के दखल की बात करेंगे, फिर इस त्रासदी की पूरी टाइमलाइन को समझेंगे। उसके बाद हम लीगल दांवपेच, दोनों पक्षों की तरफ से आने वाले बयानों के युद्ध और आखिर में जवाबदेही की राह पर चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट टेक्स कंट्रोल। देश भर में जो आक्रोश था और संस्थागत पक्षपात के जो आरोप लग रहे थे ना, उसके ठीक बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरा केस अपने कंट्रोल में ले लिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आश्वासन देने पर कोर्ट ने तुरंत कुछ बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स उठाए, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन अब सीधे सीबीआई के हाथों में दे दी गई है। इसके अलावा भोपाल में एम्स दिल्ली की टीम ने एक दूसरी ऑटोपॉप्सी की है। सबसे जरूरी बात, अदालत ने मीडिया पर लगाम लगाने को कहा और दोनों परिवारों से अपील की है कि टीवी कैमरास के सामने बोलने के बजाय वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास अपने आधिकारिक बयान दर्ज करवाएं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। अ ट्रैजिक टाइमलाइन अनफोल्ड्स। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए कि घटनाक्रम कितनी तेजी से बदला। दिसंबर 2025 में एक मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म के जरिए 33 साल की फॉर्मर मॉडल ट्विशा शर्मा और भोपाल के वकील समर्थ सिंह की शादी होती है और ठीक 5 महीने बाद 12 मई 2026 को ट्विशा अपने ससुराल में मृत पाई जाती हैं। मौत के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन उनके पति 10 दिनों तक फरार रहते हैं। आखिरकार एक भारी दबाव के बाद 22 मई को वो जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करते हैं। ये छोटी सी टाइमलाइन सच में एक बहुत बड़ी और परेशान करने वाली कहानी बयान करती है। मौत के बाद जो ऑफिशियल लीगल प्रोसीडिंग शुरू हुई, वो सच में बहुत गंभीर आरोपों के साथ हुई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 82, 85 और 35 के साथ साथ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की। ये आरोप सीधे तौर पर त्रिशा के पति समर्थ सिंह और उनकी मां, जो खुद एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं, गिरिबाला सिंह, उन पर लगाए गए थे। आरोप थे दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाना। अब देखिए, जब एक ऐसी फैमिली जो खुद कानून और न्यायिक प्रणाली का हिस्सा रही हो, उस पर इस तरह के आरोप लगते हैं, तो पब्लिक स्क्रूटनी नेचुरली बहुत बढ़ जाती है। यहां से हम पहुंचते हैं तीसरे हिस्से पर, लीगल मनूवर्स एंड पावर, जहां इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस पर बड़े सवाल उठे। इस पूरे केस में एक सबसे बड़ा पब्लिक आउटरीच तब सामने आया जब ट्रायल कोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को बहुत ही जल्दबाजी में एंटिसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत दे दी। इस एक्शन पर मध्य प्रदेश राज्य ने खुद इस बेल को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट रूप से अदालत में नोट किया कि आम कानूनी प्रक्रियाओं की तुलना में ये प्री अरेस्ट प्रोटेक्शन कितनी हर्ड मैनर में दी गई थी। मतलब एक साधारण नागरिक और एक रिटायर्ड जज के लिए कानून की रफ्तार में जो अंतर यहां दिखा, उसने लोगों के दिलों में कई चिंताएं पैदा कर दीं। कानूनी लड़ाई तब और तेज हो गई जब हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया, यानी प्रोसेस और फास्ट कर दिया। इस अर्जेंसी के पीछे स्टेट और पीड़ित परिवार दोनों की एक बहुत बड़ी आशंका थी। उन्हें डर था कि आरोपियों के परिसर में सबूतों को नष्ट या टेम्पर किया जा सकता है। अदालत में फर्मली ये दलील दी गई थी कि बीता हुआ हर एक दिन मुख्य सबूतों को बचाने के रिस्क को और ज्यादा बढ़ा रहा है। अब हम चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ, द वॉर ऑफ नैरेटिव्स, जहां कोर्ट के बाहर एक अलग ही पब्लिक स्पेक्टिकल चल रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोर्ट रूम के बाहर बयानों का एक बिल्कुल ही अलग युद्ध चल रहा था। एक तरफ पीड़ित परिवार के आरोप थे दहेज के लिए परेशान करना, शारीरिक शोषण और व्हाट्सएप मैसेजेस का हवाला देते हुए ये कहना कि त्विशा इस शादी में घुटन और फंसा हुआ महसूस कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ उनकी सास गिरिबाला सिंह मीडिया कैमरा पर आकर निजी आरोप लगा रही थी। उन्होंने साइकियाट्रिक इश्यूज, पास्ट कंडक्ट और ग्लैमर की दुनिया को लेकर कई दावे किए।
पीड़ित परिवार का मानना था कि ये मीडिया दावे सार्वजनिक सहानुभूति को धुंधला करने और पीड़ित को ही आरोपी बना देने की एक जानबूझकर की गई कोशिश थी। इन सभी आरोप प्रत्यारोप और मीडिया नैरेटिव्स के बीच सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में एक बेहद चुभने वाली आधिकारिक बात एसजी तुषार मेहता ने रखी। उन्होंने अदालत को त्विषा की स्थिति बताते हुए बहुत ही कड़े शब्दों में कहा कि वो नरक में जी रही थी। उन्होंने यहां तक कहा कि माता पिता के लिए एक मृत बेटी होने से बेहतर है कि उनकी बेटी तलाकशुदा हो। सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत में ऐसी स्टेटमेंट्स का आना यही दिखाता है कि जमीन पर हालात कितने खराब थे। तो इन सब चीजों का आखिर क्या असर हुआ? यहां पर पूरी पिक्चर में आती है सुओ मोटो कॉग्निजेंस। इसका मतलब होता है जब कोई अदालत बिना किसी याचिका के अपने आप ही किसी मामले पर संज्ञान लेती है। ये आमतौर पर तब होता है जब मीडिया रिपोर्ट्स संस्थागत पक्षपात या प्रोसीजर में किसी गड़बड़ी की ओर इशारा करती हैं। असल में इस बेहद तीव्र मीडिया ट्रायल और जुडिशियल सिस्टम द्वारा अपने ही लोगों को बचाने के डर ने ही सुप्रीम कोर्ट को अपनी इस विशिष्ट कानूनी शक्ति का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया था। और अब हमारे आखिरी हिस्से पर आते हैं, पाथ टू अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही की राह। जब सिस्टम पर इस तरह सवाल उठते हैं ना, तो सिस्टम खुद को करेक्ट कैसे करता है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। यहाँ एक निष्पक्ष और फेयर प्रोसेस बनाए रखने के लिए हम एक ही वक्त में कई बड़े इंटरवेंशंस होते हुए देख रहे हैं। सिर्फ एक नहीं, 3 बड़े एक्शन एक साथ हुए हैं। पूरा इन्वेस्टिगेशन अब सीबीआई कर रही है। एमपी हाई कोर्ट के आदेश पर दिल्ली एम्स के एक्सपर्ट्स द्वारा दूसरी ऑटोप्सी हो रही है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आरोपी पति समर्थ सिंह का लीगल प्रैक्टिस लाइसेंस तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। ये स्टेप्स साफ दिखाते हैं कि संस्थाएं अब कानून की बराबरी स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। अब आगे क्या? नई इन्वेस्टिगेटिव टीम्स उन सभी खामियों को दोबारा बारीकी से परखेंगी जो शुरुआती जांच में नजर आई थीं। जैसे कि पहली ऑटोप्सी में लिगेचर मटेरियल्स को लेकर जो सवाल उठे, उनकी जांच एम्स की नई रिपोर्ट से की जाएगी। मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में ट्विशा की हाइट और दूसरी डिटेल्स में जो गड़बड़ियां मिली हैं, उन पर ध्यान दिया जा रहा है। और हां, उनकी मौत से कुछ घंटे पहले ब्यूटी पार्लर का एक नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसने इस केस में एक नया एंगल जोड़ दिया है। इन सभी नए सबूतों की अब गहनता से जांच हो रही है। जैसे जैसे इस इन्वेस्टिगेशन में नए तथ्य सामने आएंगे, कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब न्याय के तराजू पर संस्थागत प्रभाव और सार्वजनिक तमाशे का बोझ पड़ता है, तो कानूनी प्रणाली सच्चाई की अखंडता की रक्षा आखिर कैसे करती है? ये केस हमें ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि जब कानूनी ज्ञान और मीडिया नैरेटिव्स को ट्रायल शुरू होने से पहले ही हथियार बना लिया जाए, तो आखिर फेयरनेस कैसे जिंदा रह सकती है? इस मुद्दे को गहराई से समझने के लिए, अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।